नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यदि आप जैविक पद्धति से खेती करते हैं लेकिन उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो मित्र जैविक तरीके से खेती करते हैं, प्राकृतिक तरीके से जो खेती करते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उनको अपना उतना उत्पादकता नहीं मिलती जितने की उनको पारंपरिक जो खेती करते हैं उससे मिल जाती है। ये समस्या बहुत आयत देखनी पड़ती है और ज़्यादातर हमारे जो किसान हैं 3 साल का 4 साल का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। इसके साथ एक कारण और भी देखने में आया है कि आज से 20-25 साल पहले जो मित्र जैविक तरीके से जो खेती करते थे, तो जैविक खेती का मुख्य आधार देसी गाय है, गोबर है, गौमूत्र है। आज तो हमारे पास अधिकांश लोगों के पास गाय ही नहीं है, गोबर नहीं है, गौमूत्र भी नहीं है, तो फिर हम जैविक तरीके से खेती कैसे करें? लेकिन जो मित्र कर भी रहे हैं, क्योंकि जीवामृत का एक नया हमारे पास स्वरूप आया है, लेकिन अब जीवामृत भी उतना प्रभावी नहीं रहा। तो आज हम इसलिए बात करेंगे कि जीवामृत को या फिर आप जिस गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, उसको कैसे ज़्यादा अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। यदि हमें जैविक खेती से अच्छी उत्पादकता लेनी है तो उसके पीछे 3 मुख्य आधार रहते हैं। पहला मुख्य आधार तो यही है कि मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ हो। स्वस्थ मिट्टी के पीछे भी आधार है कि उसके अंदर जो जीवाणु हैं पर्याप्त संख्या में हों, पर्याप्त सक्रिय हों, कि यही जीवाणु मिट्टी को जीवन प्रदान करते हैं, यही जीवाणु मिट्टी को पोषकता प्रदान करते हैं, यही जीवाणु मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन प्रदान करते हैं। और अब ये बात तो बार-बार के अध्ययनों से साबित हो चुकी है कि जिस मिट्टी में पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, पर्याप्त ह्यूमस रहता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम जिन तो पर्याप्त मात्रा में पहले से ही रहते हैं। और जैसे कि आज हमने देखा है कि पिछले 3-4 दशक से जिस गति से, जिस मात्रा में हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का प्रयोग किया है, उससे हमने मिट्टी को कठोर बना दिया है। दूसरी मिट्टी में अब उतना ऑक्सीजन का आवागमन नहीं रह गया, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो सूक्ष्म जीव हैं, मिट्टी के सूक्ष्म कण जो हमारे जीवाणु हैं, वो पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे, मर गए। कठोर आवरण होने से भी उनकी सक्रियता घट गई। कठोर आवरण के कारण अब जो बरसात का पानी है, सिंचाई का पानी है, मिट्टी के नीचे नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में मिट्टी की कठोरता भी हमारे उत्पादकता में पहला कारण बन गई है। तो ऐसे में यदि आप जीवाणु की सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं या जिस जीवामृत का आप प्रयोग करते हैं या जिस गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं उसे ज़्यादा प्रभावी बनाना है, तो कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास यही है कि या तो हम बार-बार जीवामृत को तैयार करके अपने खेतों में देते रहें। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो अपने खेतों में एक फसल के दौरान कम से कम 15 से 20 बार जीवामृत का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता में फिर भी कमी आती है, क्योंकि मैंने देखा है, अपने अध्ययनों में देखा है कि जीवामृत में जिन जीवाणु का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम किसी और स्थान से या किसी और वनस्पति की जड़ से प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी में एक अद्भुत गुण है। अद्भुत गुण ये है, हम सिर्फ अपने में देख लें, हम यदि मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में रहते हैं और यदि हम यहाँ से छोड़ के कुछ दशक के लिए हिमालय के किसी एरिया में चले जाएं, तो हमारी शक्ल सूरत, हमारे जो खून की संरचना है उसमें बदलाव आ जाता है। हम यदि 1 महीने तक हिमालय के बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे एरिया में चले जाएं, तो हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन का दर वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी मात्रा में जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और वहाँ के हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का अभाव रहता है। तो ऐसे में या तो हमें सांस फूलने लग जाती है, सांस ना फूले इसलिए हमारा शरीर धीरे-धीरे अपने को उस परिस्थिति के अनुकूल बनाता है। और ऐसे में हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँच पड़े तो हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन की जो दर है बढ़ती चली जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि हिमालय के ऊँचाई वाले क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके खून के अंदर उनकी पीएच स्तर ज़्यादा रहता है। उनके हमारी तुलना में पीएच का मात्रा ज़्यादा रहती है, उनके खून में खून की मात्रा, आयरन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। उनकी नाक जो है ज़्यादा चौड़ी रहती है कि ताकि उनकी नाक से ज़्यादा मात्रा में वायु अंदर प्रवेश कर सके। उनके फेफड़े हमारी तुलना में ज़्यादा सख्त रहते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। चलिए मैं तो ज़्यादा विषय में थोड़ा दूर चला गया। इसी तरह
जो वनस्पतियां हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ों में भी एक ही प्रकार के जीवाणु विभिन्न स्पीसीज में रहते हैं। जैसे कि हम राइजोबियम को ले लें, तो राइजोबियम की जो स्पीसीज मटर के नीचे है, वो ज्वार के नीचे नहीं, ज्वार के नीचे एक अलग राइजोबियम की किस्म है। यदि हम गेहूं की बात करें, हम सरसों की बात करें, हम चने की बात करें, हम मटर की बात करें, तो इन सब की जड़ों में राइजोम की जो प्रजाति है वो अलग तरीके की है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम जीवामृत तैयार करते हैं, उस जीवामृत में हम एक ही प्रकार के जीवाणु को बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इसलिए उनकी एफिशिएंसी हमारे क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी नहीं होती। और ऐसे में यदि हम अपनी मिट्टी में ही बदलाव कर दें, मिट्टी में बदलाव के लिए हमारे पास तरीका यही है, कुछ ऐसा पदार्थ हमें मिलाने की आवश्यकता हो जिससे हमारे मिट्टी के अंदर प्राकृतिक उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जीवाणु विकसित हो सके। तो उसके लिए गोबर की खाद सर्वोत्तम है। और गोबर की खाद में यदि देसी गाय का गोबर मिल जाए तो उससे उत्तम कोई खाद हो ही नहीं सकती। मिट्टी के लिए देसी गाय का गोबर और गौमूत्र सबसे श्रेष्ठ आहार है। यदि हमारी खेत की मिट्टी को देसी गाय का गोबर और देसी गाय का मूत्र मिलता रहे तो मिट्टी की फर्टिलिटी जो बढ़ती है उसकी तुलना हम किसी चीज से नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही, हमारी यहाँ परंपरा ये रही कि हम दूध के लिए कम, अपने खेतों की उर्वरता बनाए रखने के लिए गाय बैलों को ज्यादा पालते रहे। और इसीलिए हमने गाय को माता का स्थान भी दिया है, कि गाय यदि हमारे घर में रहती है तो उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पहला लाभ तो यही है, जो कम मात्रा में दूध हमें मिलता है वो हमारे लिए रसायन का काम देता है, हमें रोग रोग निरोधक का काम देता है। जिस घर के बच्चे जन्म के साथ ही गाय के दूध, गाय का दही, घी, मक्खन आदि का प्रयोग करते हैं, उनकी आयु दीर्घ रहती है और उसके जो अंग हैं वो अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं, बच्चों के दांत मजबूत रहते हैं, आंखें मजबूत रहती हैं। खैर खैर मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे में यदि हमारे खेत को देसी गाय के गोबर और गौमूत्र मिलते रहें तो उससे अच्छी खाद कोई हो नहीं सकती। यदि आपके पास नहीं है तो फिर हमारे पास ये प्रयोग है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो गोबर की राख है, इसमें सब वो चीज है जो हमारे मिट्टी के जीवाणु को पुनः सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो जो भी जीवाणु आपकी मिट्टी के अंदर है, मिट्टी में तो अभी भी है, लेकिन उनकी संख्या घट गई है, उनकी सक्रियता घट गई है। और जीवामृत का बार बार प्रयोग से उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि जिन जीवाणुओं को हम कृत्रिम तरीके से पालते हैं, उन्हें हम या तो गुड़ से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उन्हें उसे चीनी आदि से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनमें एक कृत्रिम जो जो इसको कह सकते हैं कि पैरासिटिकल स्ट्रक्चर आ जाती है, उनमें दूसरों परतंत्र रहने की प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसे में जब उनको खुले में छोड़ा जाता है तो खुले के टेम्परेचर से वो ज्यादा नष्ट हो जाते हैं, सक्रिय नहीं रहते। ऐसे में यदि आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जीवामृत के साथ भी यदि इसका प्रयोग कर लें, गोबर की खाद का भी साथ भी यदि हमारी गोबर की जो राख संपूर्ण है उसका प्रयोग कर लें, तो आप देखेंगे कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। मिट्टी की स्ट्रक्चर, संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर सब में बदलाव आता है। आप उस मिट्टी का यदि बायोलॉजी का टेस्ट कराएंगे तो उसमें जीवाणु की संख्या में भी आपको 3 महीने के बाद पर्याप्त संख्या में वृद्धि मिलेगी। आप यदि मिट्टी की एनालिसिस कराएंगे तो वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन की दर पहले की तुलना में आपको बढ़ी मिलेगी। और ऐसे अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों से बात साबित हो चुकी है, यदि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 1% भी बढ़ता है तो उस मिट्टी में अकेले नाइट्रोजन की मात्रा है। नाइट्रोजन हमारे फसलों का मुख्य पोषक है, उसके बगैर हमारी फसलें ना तो हरी भरी रह सकती हैं, ना पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल पैदा कर पाएंगी, ना क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण की बहुत जरूरी है। इसी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमारी फसलें अपना भोजन तैयार करती हैं, फूड स्टोर करती हैं, और वही फूड स्टोर प्राणियों के लिए, हमारे लिए भोजन का आधार बनता है। तो उसको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन जीवांश जेनेटिक संरचना है, डीएनए है, सेल्स विभाजन है, टिश्यू स्ट्रक्चर, सबके लिए, ये एंजाइम के लिए, हार्मोन, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नाइट्रोजन को यदि हम देखें तो
जो नाइट्रोजन की दर भी कार्बन से बढ़ जाती है। देखा गया है कि यदि मिट्टी में 1% कार्बन भी बढ़ जाए तो उस मिट्टी के अंदर 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 केजी के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। 25 से 30 केजी के आसपास की जो नाइट्रोजन है करीब करीब 1 बोरे यूरिया से प्राप्त होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अपने अपनी मिट्टी की नाइट्रोजन को कार्बन को 1% भी बढ़ा लिया तो 1 बोरी से ज्यादा करना यूरिया तो अपने खेतों में पैदा कर लिया। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि होती है। 1% कार्बन बढ़ने से मिट्टी के अंदर कम से कम 25 से 30 केजी के आसपास फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और 15 से केजी के आसपास पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है। 10 केजी के आसपास जिंक की मात्रा बढ़ जाती है। ये ऐसी मात्रा है जो हमारे खेत को 1 साल के लिए पूरी तरह से पोषित कर देते हैं। तो यदि मिट्टी स्वस्थ है तो हमारे खेत की फर्टिलिटी वैसी स्वस्थ है। ऐसी मिट्टी में हम हर तरह के फसल बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के ले सकते हैं और ऐसी स्वस्थ मिट्टी के लिए आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ में यदि आप हमारी जो गोबर भस्म जो संपूर्ण है उसका भी प्रयोग करें तो वही प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, उनके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है। इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग आपको प्रथम बार 1 से 2 केजी की मात्रा में करना पड़ता है और तरीका वही है कि 50 लीटर पानी में इसको घोल लेना है और उसके साथ सिंचाई के माध्यम से अपनी फसलों को दे देना। आप किस तरह की सिंचाई करते हैं उस माध्यम से इसका चुनाव कर सकते हैं। आप ड्रिप इरिगेशन में दे सकते हैं, स्प्रिंकलर आप दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फसलों को खेतों को सींचते हैं, उसके माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो भी उसमें फसल लगाते हैं, जो भी पौधा लगाते हैं, जो भी आप उसमें रोपण करते हैं और उस रोपण को जब आप पानी देते हैं तो पानी तो हमें देना ही है। हम खाद्य फसलों में चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चावल में तो निरंतर फसल पकने से पहले तो निरंतर पानी भरा रहता है। तो ऐसे में आप 10-15 दिन के बाद 200 से 250 ग्राम के आसपास इसी गोबर भस्म संपूर्ण को, गोबर जो राख है उसको 50 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप 1 एकड़ खेत में दे सकते हैं। इसके अलावा कोई फसल को आपने सिंचाई करनी है, चाहे किसी भी तरह से उसका सिंचाई कर रहे हैं, महीने में 2 बार कर रहे हैं, महीने में 3 बार कर रहे हैं, महीने में 4 बार कर रहे हैं, महीने में 4 बार करने वाली जो फसलें हैं उनमें साग सब्जियां जाती हैं, फल आ जाते हैं, तो उनमें भी इसकी 200 से 250 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के आसपास 100 और 50 लीटर पानी में घोल के आपको प्रयोग करना है। आप देखेंगे इसके निरंतर प्रयोग करते रहने से 3 से 4 महीने में आपकी मिट्टी की संरचना में कितना बदलाव आता है। मिट्टी मुलायम हो जाती है, मिट्टी की जो पोषकता बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू में बदलाव आता है, ऑर्गेनिक कार्बन में बदलाव आता है और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में स्वभावतः केंचुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको गुबरैल और दीमक नुकसान हमारा शत्रु नहीं है, शत्रु बना दिया गया है लेकिन शत्रु नहीं है, क्योंकि दीमक हमेशा ऐसी फसल अवशेष को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है जो सूख गया है, जो हरा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। और ऐसे कोई हमारा दीमक अपना शिकार बनाता है तो खाद बनाने में ही हमारा एक सहयोगी बनता है। ऐसे जो सूखे चारे को जब दीमक प्रयोग करता है उसके बाद जो उसका अवशेष बच जाता है, उसका जो हिस्सा बच जाता है, उसे हमारे सूक्ष्म माइक्रोब, सूक्ष्म जीवाणु अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही मिट्टी की पोषकता बढ़ाने के लिए एक साधन का रूप काम करता है। तो आप यदि मिट्टी को स्वस्थ कर लेंगे तो मिट्टी के स्वस्थ से आपकी उत्पादकता में वृद्धि आ जाएगी और जो केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते आते हैं उस पर आपकी लागत घटती चली जाएगी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर उनकी जरूरत धीरे धीरे घटती चली जाएगी। हमने गोबर की जो राख भस्म है इसका प्रयोग भी आपको निरंतर नहीं कराना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपकी मिट्टी में पहुंचकर मिट्टी की संरचना में ऐसा स्थिर बदलाव कर देंगे कि आपको इसकी आवश्यकता भी निरंतर घटती चली जाएगी और आप देखेंगे कुछ वर्ष के बाद जरूरत ही नहीं रह जाएगी कि मिट्टी में प्राकृतिक उपयुक्त बन जाएगी,
फर्टिलाइज बन जाएगी कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिट्टी को स्वस्थ कर लेंगे तो मिट्टी की जो खेत की जो उत्पादकता है, फसल की उत्पादकता है, वैसे ही बढ़ जाएगी। आपको मेरे से कुछ के समाधान के विषय में पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, आपको कुछ ट्रायल करना है, तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर जो क्वेरीज है, हर जो प्रश्न है, उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।